2004 की गलतियों को समझने के लिए हमें पहले लेट 2003 के बीजेपी हेडक्वार्टर्स का मूड समझना होगा। इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही थी, 10.4% का ग्रोथ रेट। ये सिर्फ अच्छा नहीं, वर्ल्ड बीटिंग था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट इलेक्शंस तीनों बीजेपी जीत चुकी थी। पार्टी को लग रहा था कि एक पॉलिटिकल वेव उनके नीचे बिल्ड हो रही है और वो उस वेव के खत्म होने का वेट नहीं करना चाहते थे। यहाँ एंटर करते हैं प्रमोद महाजन। महाजन बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट थे। 1990 में महाजन थे जिन्होंने एल.के. अडवाणी को रथ पर बैठाकर पूरे देश में बिल्ड हो रहे गुस्से को पॉलिटिकल वोट्स में चैनल किया। अब वो अडवाणी के पास एक नया प्रपोजल लेकर आए। शेड्यूल्ड इलेक्शंस सितंबर में होने थे। महाजन ने कहा, वेट मत कीजिए, इलेक्शन 5 महीने पहले बुला लीजिए। लोहा गर्म था और हथौड़े की कमी थी। अडवाणी तुरंत अग्री कर गए, मगर वाजपेयी ज्यादा कॉशियस और ज्यादा वाइज। इनिशियली इस आइडिया से एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन एक ऐसे मोमेंट में जो बाद में पूरी कैंपेन को डिफाइन करेगा, वाजपेयी ने अपने डेप्यूटी की जजमेंट पर भरोसा कर लिया। यही पहली गलती थी, क्योंकि अर्ली इलेक्शंस कॉल करने का मतलब था कि बीजेपी को अपना कैंपेन मैसेज बहुत जल्दी चूज करना था, और जो मैसेज उन्होंने चूज किया वो बाद में उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। कैंपेन को एक फेस और एक स्लोगन चाहिए था। बीजेपी ने दोनों दे दिया। पार्टी मैनिफेस्टो में वाजपेयी की 54 तस्वीरें थी। डॉक्यूमेंट को डेलिबरेटली मॉडरेट रखा गया। ना आर्टिकल 370 का मेंशन, ना अयोध्या में राम मंदिर का, ना बेस को एक्साइट करने के लिए कोई हार्डलाइन आइडियोलॉजिकल प्रॉमिस, बल्कि मैनिफेस्टो के कवर पर लिखा था, एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड पीस। फिर आया स्लोगन। एल.के. अडवाणी रोनाल्ड रीगन के फेमस 1984 री इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट से इंस्पायर्ड थे। It's morning again in America. जिस कैंपेन का हिंदी नाम भारत उदय होना चाहिए था, उसे जानबूझकर इंडिया शाइनिंग के नाम पर मार्केट किया गया। लेकिन इंडिया शाइनिंग के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, जिसे बीजेपी या तो देख नहीं पाई या देखकर इग्नोर कर गई। इंडिया सबके लिए शाइन नहीं कर रहा था। 10% जीडीपी ग्रोथ पेपर पर अच्छी लगती है, लेकिन उस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा शहरों, टेक कॉरिडोर्स और कोऑपरेट बोर्डरूम्स में कॉन्सेंट्रेटेड था। उन लोगों के बीच जो ऑलरेडी इकोनॉमी के विनर्स बन चुके थे। फार्मर्स के प्रोक्योरमेंट प्राइसेस उतने नहीं बढ़े थे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी वीक था। करोड़ों इंडियंस जो फील्ड्स में काम करते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, फ्लाईओवर्स बिल्ड करते थे, वो शाइन नहीं कर रहे थे, वो बस सर्वाइव कर रहे थे, और अब वो वोट देने वाले थे। कंट्री ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है, ये डिक्लेयर करके बीजेपी ने हर वोटर के हाथ में एक सिंपल और डेवास्टेटिंग क्वेश्चन दे दिया, अगर इंडिया शाइन कर रही है तो मेरी लाइफ क्यों नहीं बदली। और फिर आया लखनऊ। एक बीजेपी लीडर के बर्थडे सेलिब्रेशन पर रैली ऑर्गेनाइज हुई। हजारों गरीब औरतें वहां सिर्फ 40 रुपए की साड़ी लेने आई। फिर स्टैम्पीड हो गया, 22 औरतें की मृत्यु हो गई। ऑपोजिशन के लिए ये इमेज एक गिफ्ट बन गया। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अगर इंडिया शाइन कर रहा है तो औरतें 40 रुपए की साड़ी के लिए क्यों मर रही हैं? पार्टी के अंदर भी स्लोगन को लेकर डाउट्स थे। वाजपेयी खुद स्केप्टिकल थे। वो इंडिया शाइनिंग पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अडवाणी विश्वास करते थे, और वाजपेयी एक बार फिर उनके साथ चले गए। इस मैसेज को पूरे इंडिया तक ले जाने के लिए अडवाणी ने भारत उदय यात्रा प्लान किया। 77 साल के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 32 दिनों में लगभग 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले थे। लेकिन यात्रा बीजेपी के आइडियोलॉजिकल हार्टलैंड से स्टार्ट नहीं हुई। अडवाणी ने शुरुआत कन्याकुमारी से की, और ये सिंबलिज्म डेलिब्रेट था। 1990 की रथ यात्रा हिंदुत्व के नाम पर थी। ये यात्रा उससे अलग दिखनी थी। कन्याकुमारी में अडवाणी को अजमेर शरीफ के दीवान की तरफ से शॉल दिया गया। क्रिश्चियन प्रीस्ट ने उनका वेलकम किया। मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी स्टेज पर प्रेजेंट थे। उनके बज़वर्ड अब अयोध्या या कश्मीर नहीं, बल्कि मैसेज कुछ और ही था। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और उसके रिजल्ट लोगों के सामने है। इसे सुनकर विश्व हिंदू परिषद गुस्से में थी। वीएचपी के साधुज और संत ने पूरी यात्रा को पॉलिटिकल स्टंट कह दिया। उनका कहना था, राम मंदिर के बिना कोई भी फील गुड फैक्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन कैंपेन के सामने एक और ज्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम थी। यात्रा अडवाणी को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर रही थी, और जब कैंपेन का मेन स्ट्रेटेजिस्ट पूरे देश में टूर कर रहा हो, तो हेडक्वार्टर्स में बैठकर स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? फिर नए ओपिनियन पोल्स आने लगे। रेस टाइट हो रही थी। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने एक दर्दनाक असेसमेंट दिया। पार्टी के लिए अपने एग्जिस्टिंग 182 एमपीज पर पकड़ रखना ही डिफिकल्ट होगा। फीस बढ़ाना तो दूर की बात है। वाजपेयी की रैलीज में अटेंडेंस वीक थी। स्टेट ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने खाली सीट दिखाने से इनकार कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर खुद देख सकते थे क्राउड्स एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं आ रहे थे, और कैंपेन फेल हो रही थी।
2004 के लिए एक और नंबर थी जो किसी भी स्लोगन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और सरप्राइजिंगली इस नंबर के बारे में बहुत कम बात होती है। 1999 के कंपैरिजन में बीजेपी अपने दम पर 44 सीट लूज करती है। पेनफुल था, लेकिन सिर्फ इतना होता तो शायद पार्टी सर्वाइव कर लेती। जो चीज सर्वाइवल नहीं थी वो ये थी, पूरे एनडीए में एलाइड पार्टीज की स्ट्रेंथ 114 से गिरकर सिर्फ 51 रह गई। एक इलेक्शन साइकिल में कोalition पार्टनर्स ने लगभग आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ लूज कर दी, और कहीं भी ये अरिथमेटिक तमिलनाडु से ज्यादा ब्रूटली बीजेपी के अगेंस्ट टर्न नहीं हुआ। डीएमके के 12 एमपीज ने वाजपेयी गवर्नमेंट को 5 साल बिना किसी प्रॉब्लम के सपोर्ट किया, लेकिन जब डीएमके ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस अपोज किया, अडवाणी ने अलायंस रीथिंक करना शुरू किया। उनका मानना था कि जयललिता की एआईएडीएमके आइडियोलॉजिकली बीजेपी के ज्यादा क्लोज थी। उन्हें जयललिता प्रो हिंदू लगती थी। वाजपेयी स्केप्टिकल थे, लेकिन एक बार फिर वो अडवाणी के जजमेंट के साथ चले गए। बीजेपी ने डीएमके को छोड़कर उसकी राइवल एआईएडीएमके का सपोर्ट चूज किया, और कांग्रेस ने तुरंत अपॉर्चुनिटी पकड़ ली और डीएमके के साथ अलायंस बनाया। साथ में पीएमके, एमडीएमके और लेफ्ट पार्टीज को भी जोड़ा। रिजल्ट, कांग्रेस डीएमके फ्रंट ने तमिलनाडु की सारी 39 लोकसभा सीट्स स्वीप कर ली थी। एक भी सीट ऑपोजिशन के लिए नहीं बचा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कंबाइन करे तो एनडीए और उसके एलाइज ने टोटल 91 सीट्स लूज की। कैटास्ट्रोफी सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं थी, आंध्र प्रदेश को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकली यही स्टेट इंडिया शाइनिंग कैंपेन का स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए था। लेकिन वही उसकी सबसे शर्मनाक डिफीट्स में से एक बन गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू ऑलमोस्ट हर उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे जो बीजेपी अपने कैंपेन में सेल कर रही थी। टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, एक सीईओ स्टाइल चीफ मिनिस्टर, और अक्टूबर 2003 में नायडू एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से भी सर्वाइव कर चुके थे। उन्हें लगा कि सिंपैथी वेव और बीजेपी का फील गुड कैंपेन मिलाकर उन्हें कंफर्टेबली पावर में वापस ले आएगा। इसलिए नायडू ने एक बोल्ड गैम्बल लिया। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन ओरिजिनली सितंबर में शेड्यूल्ड थे, लेकिन उन्होंने भी इलेक्शन एडवांस करवा दिए ताकि स्टेट इलेक्शन नेशनल इलेक्शन के साथ कंडक्ट हो। बेट सिंपल था, नेशनल लेवल पर चल रहा इंडिया शाइनिंग मूड उनके स्टेट कैंपेन को भी लिफ्ट करेगा। लेकिन हैदराबाद के टेक्नोलॉजी कॉरिडोर्स के बाहर एक बिल्कुल अलग आंध्र प्रदेश एग्जिस्ट करता था। स्टेट ड्राउट फेस कर चुका था, रूरल डिस्ट्रेस डीप थी, फार्मर्स प्रेशर में थे, और जिन लोगों के लिए इंडिया शाइन कर रहा था वो आंध्र प्रदेश के मेजॉरिटी वोटर्स नहीं थे। नायडू का गैम्बल कंप्लीटली बैकफायर कर गया। तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा में अपनी 24 सीट्स लूज कर दी। साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शन में पार्टी की स्ट्रेंथ 180 सीट से कोलैप्स होकर सिर्फ 47 रह गई। कांग्रेस का रिजल्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट था। उनकी असेंबली टैली 91 से बढ़कर 185 हो गई। बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के अलायंस में इलेक्शन लड़ रही थी। भले ही टीडीपी टेक्निकली एनडीए गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करती थी, लेकिन बीजेपी स्टेट में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। जो आदमी इंडिया शाइनिंग का लिविंग प्रूफ बनकर मार्केट किया गया था, उसे उन इंडियंस ने हरा दिया जो उस पोस्टर में खुद को नहीं देख पा रहे थे। जब बीजेपी रैलीज कर रही थी, स्लोगन चला रही थी और अपने लीडर को यात्रा पर पूरे देश में ले जा रही थी, कांग्रेस कुछ अलग कर रही थी। वो चुपचाप काम करके अपने रीसेंट पास्ट से ब्रेक कर रही थी। 2004 तक सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट किया कि जहां जरूरत हो कांग्रेस दूसरे पार्टीज के साथ स्मॉलर पार्टनर भी बन सकती है, और हर स्टेट के लिए एक अलग पॉलिटिकल डील बिल्ड की गई। महाराष्ट्र में एनसीपी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, एमडीएमके और लेफ्ट, आंध्र प्रदेश में न्यूली फॉर्म तेलंगाना राष्ट्र समिति, झारखंड में जेएमएम, जम्मू कश्मीर में पीडीपी। इनमें से कई अलायंसेस नॉमिनेशन डेडलाइन क्लोज होने से सिर्फ कुछ दिन पहले फाइनल हुए, कुछ केसेस में लिटरली कुछ घंटे पहले। इसमें कुछ ग्लैमरस नहीं था और आइडियोलॉजी भी सेंट्रल कंसर्न नहीं थी। आरजेडी जैसे एलाइज अपने साथ सीरियस पॉलिटिकल बैगेज लेकर आए। कांग्रेस ने फिर भी अलायंस एक्सेप्ट किया क्योंकि ऑप्टिक्स से ज्यादा सीट्स मैटर करती थी। ये ऑपर्चुनिस्टिक कोलिशन बिल्डिंग थी, प्लेन और सिंपल, वही स्ट्रैटेजी जो बीजेपी खुद 1990s में राइज करते वक्त यूज कर चुकी थी। डिफरेंस बस इतना था, 2004 में कांग्रेस ये कर रही थी और बीजेपी नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी ने 1999 से एक ब्रूटल लेसन सीखी थी। उस वक्त पावर क्लेम करने में उनकी ओवर कॉन्फिडेंस पब्लिकली बैकफायर हुई थी। इस बार वो डिसिप्लिन थी। उन्होंने अपनी ट्रैवल उन्हीं स्टेट्स तक लिमिट रखी जहां कांग्रेस के पास जेन्युइनली जीतने के चांसेस थे। उन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में अग्रेसिवली प्रोजेक्ट भी नहीं किया, और उनके साथ कैंपेन कर रहे थे उनके 33 साल के बेटे राहुल गांधी, जो पहली बार अपने पिता के ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे थे। गांधी फैमिली
बैलेट पर थी, लेकिन इमेज ह्यूमिलिटी की थी और कांग्रेस का मैसेज सिंपल था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इंडियन मीडिया का बड़ा हिस्सा इस शिफ्ट को कंप्लीटली मिस कर गया। गवर्नमेंट फ्रेंडली कवरेज और ऑप्टिमिस्टिक पोलिंग से मीडिया को खुद लग रहा था कि बीजेपी कंफर्टेबली वापस आएगी। एक सीनियर एडिटर ने बाद में एडमिट किया उनके ओनर्स श्योर थे कि बीजेपी रिटर्न करेगी। कवरेज बायस थी और उन्हें गवर्नमेंट क्रिटिकल आर्टिकल्स पब्लिश ना करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। पूरे इंडिया को ये बिलीव कराया जा रहा था कि कमल एक बार फिर फूलेगा। 13 मई 2004 दिल्ली में भयंकर गर्मी थी। वाजपेयी अपने साथ रेस कोर्स रोड बंगलों में थे। अडवाणी घर पर टेलीविजन के सामने काउंटिंग ट्रैक कर रहे थे। सुबह 10 बजे तक अडवाणी बाद में एडमिट करते हैं कि एक शॉकिंग डिफीट आने वाली है। 10 जनपद पर सोनिया गांधी भी टीवी देख रही थी। उनके साथ नटवर सिंह बैठे थे और दोनों सरप्राइज थे। कांग्रेस ने सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बीजेपी से 7 ज्यादा एमपीज जीत लिए थे। एनडीए कोलैप्स होकर 186 सीट पर आ गया था। मेजॉरिटीज लगभग 100 सीट दूर। लेफ्ट पार्टीज के सपोर्ट के साथ कांग्रेस लेड अलायंस के पास 278 एमपीज थे, एक स्टेबल मेजॉरिटी। दोपहर तक शॉक सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक लिमिटेड नहीं था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी फ्री फॉल में चला गया। मार्केट लगभग 787 पॉइंट्स गिर गया, जिसके बाद ट्रेडिंग टेम्पोरेरीली सस्पेंड करनी पड़ी। इन्वेस्टर्स को डर था कि कम्युनिस्ट सपोर्ट पर डिपेंडेंट नई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज पर ब्रेक लगा सकती है। बीजेपी की तरह मार्केट्स ने भी ये रिजल्ट नहीं देखा था। डिफीट के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गया और ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। आरएसएस का डायग्नोसिस था बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी डाइल्यूट कर दी, इसलिए कोर वोटर्स डिसइंटरेस्टेड हो गए। गवर्नेंस बेटर था, लेकिन पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़ी नहीं रही। अडवाणी और वाजपेयी का डायग्नोसिस बिल्कुल ऑपोजिट था। उनके हिसाब से प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की कमी नहीं, आइडियोलॉजी की एक्सेस थी। अडवाणी ने एक फैमिली फ्रेंड के सामने गुस्से में कहा, वीएचपी ने हमें इलेक्शन हरवा दिया, ये लोग पागल हो गए हैं। वाजपेयी ने 2002 गुजरात राइट्स को ब्लेम किया। डिफीट के बाद बीजेपी की एक मीटिंग में वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटाने की फिर कोशिश की और फिर 2002 की तरह आउटवोट हो गए। मॉडरेट्स ने हार्ड लाइनर्स को ब्लेम किया और हार्ड लाइनर्स ने मॉडरेट्स को। लेकिन जब आप एक्चुअल एविडेंस को वे करोगे तो दोनों साइड की डिबेट कम इंपॉर्टेंट दिखती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गुजरात राइट्स ने माइनॉरिटी वोटर्स को टैक्टिकल वोटिंग के लिए पुश किया होगा और हिंदुत्व कैंपेन की वजह से आरएसएस कैडर के कुछ सेक्शन डीमोबिलाइज्ड होंगे, क्योंकि उन्हें विक्ट्री अश्योर्ड लग रही थी, इसलिए उन्होंने उतनी अग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने तो उल्टा भी आर्ग्यू किया है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कम्युनल वायलेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था, वहां पोलराइजेशन ने बीजेपी को हेल्प किया। कई राइट अफेक्टेड सीट्स में बीजेपी का वोट शेयर होल्ड या बढ़ा और ये इलेक्शन सिंपली इकोनॉमिक रिफॉर्म के अगेंस्ट रेफरेंडम भी नहीं था, क्योंकि एनडीए के बाद जो गवर्नमेंट आई उसके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने, 1991 के लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट। इंडियंस ने नेसेसरीली ग्रोथ के अगेंस्ट वोट नहीं किया, उन्होंने इस बात के अगेंस्ट वोट किया कि उन्हें बार बार कॉन्फिडेंस के साथ बताया जा रहा था ग्रोथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है, जबकि वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हर दिन जी रहे थे। तो अल्टीमेटली ब्लेम किस पर जाता है? एविडेंस की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रैंक करे तो सबसे पहले कोalition और वोट पूलिंग फेलियर। बीजेपी एक डायरेक्शन में गई, कांग्रेस ऑपोजिट में, और इंडिया के फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में सिर्फ ये डिफरेंस डजन सीट्स डिसाइड कर सकती है। उसके बाद रीजनल और कैंडिडेट लेवल एंटी इंक्यूबेंसी थी, स्टेट बाय स्टेट, सीट बाय सीट, एक सिंगल नेशनल मूड नहीं मगर बहुत सारे लोकल मूड्स। तीसरा, इंडिया शाइनिंग के कॉन्फिडेंस और ग्राउंड रियलिटी के बीच मिसमैच, स्पेशली रूरल इंडिया में। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस और अर्ली पोलिंग था, इलेक्शन 5 महीने पहले बुलाना और अडवाणी की यात्रा। पांचवी और एविडेंस के हिसाब से सबसे वीक, हिंदुत्व, गुजरात और कोर वोटर डीमोबिलाइजेशन। इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मार्जिन मूव किए होंगे लेकिन इलेक्शन डिसाइड नहीं किया, और जब आप सारे एविडेंस का एक ढेर बनाओगे तो क्लियरेस्ट कल्प्रिट कोalition मैनेजमेंट था, और इस फेलियर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडवाणी पर आती है। वाजपेयी ने कभी बीजेपी को 1993 की पॉलिटिकल आइसोलेशन से निकालकर 1998 तक डजन रीजनल पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल बना दिया था। अडवाणी उस लेवल का प्रैग्मेटिज्म वापस नहीं बना पाए। तमिलनाडु में करुणानिधि की डीएमके को छोड़कर जयललिता की एआईएडीएमके चूज करना, आंध्र प्रदेश और दूसरे स्टेट में दिखने वाला ब्रॉडर अलायंस पैटर्न डायरेक्टली उन लॉसेस में कंट्रीब्यूट करता है जिन्हें अलग अलग कोalition चॉइसेस शायद रिवर्स कर सकते थे। अगर अडवाणी का सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूवमेंट 1990 में मंडल के एंगर को रथ यात्रा के मोमेंटम में कन्वर्ट करना था, तो उनका सबसे कॉस्टली पॉलिटिकल मूवमेंट अब आ चुका था।
मई 2004 की उस गर्मी भरे दोपहर में वाजपेयी और अडवाणी ने आखिरी बार स्टेज शेयर किया। साउथ ब्लॉक के एसी के कमरों में गुजरे 6 सालों ने अडवाणी को उस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजर से डिस्कनेक्ट कर दिया था जो कभी पूरे देश में कैडर मोबिलाइज करता था। पार्टी पावर में रहना सीख गई थी, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को मोबिलाइज करना भूल गई थी, और जो पॉलिटिकल स्पेस खुला उसके एज पर एक नया लीडर चुपचाप वेट कर रहा था, और उनका नाम था नरेंद्र मोदी।